हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन। आप सभी का आज के क्लास में सेशन में वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो बिहार करेंट अफेयर चल रहा है, ठीक है। उसी में आज हमारा क्लास दूसरा है। क्लास फर्स्ट हमारा हो चुका है। आज का जो क्लास है वो कितना है, तो हमारा आज का क्लास दूसरा होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिहार करेंट अफेयर का सीरीज हमारे चैनल पे अभी कल से स्टार्ट हुआ है। उसका एक वीडियो यानी पार्ट 1 क्लास 1 हम डाल चुके हैं, उसे आप लोग देखे होंगे और अच्छा भी लगा आप लोग को। आप लोग उसे उसका फीडबैक भी दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्लास 2 जो है वो आज स्टार्ट हो रहा है और क्लास 2 में हम पहला जो टॉपिक है वो है भौगोलिक सीमाएं। हम कल आपको सामान्य परिचय यानी बिहार के बारे में कुछ बताए थे, उसके बाद भौगोलिक चीज बताए थे, उसका भौगोलिक परिचय दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है, किस हिसाब से कौन सा जिला है, वो आपको बताए थे। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है भौगोलिक सीमाएं। यानी भौगोलिक सीमाएं यानी कौन बिहार जो सीमा साझा करता है अलग अलग देश से या अलग अलग राज्य से, वो किस प्रकार करता है या किस दिशा में कौन सा राज्य है या कौन सा देश है, ठीक है। इस पर हमारी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख सके और जान सके बिहार के बारे में, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, भौगोलिक सीमाएं टॉपिक है आज का, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करना है। पहला है सीमाएं, ठीक है। सीमा बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य से कौन कौन सा अलग आपको राज्य सीमा साझा करता है, कौन दिशा में कौन सा राज्य है, वही सीमाएं हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है उत्तर में। तो उत्तर में कौन सा देश है, तो नेपाल है, ठीक है। उत्तर में कौन सा है, तो नेपाल है। नेपाल से सीमा साझा करता है बिहार। फिर हमारा पूरब में, पूरब में किस राज्य से, तो पश्चिम बंगाल से, ठीक है। पश्चिम बंगाल से क्या करता है, पूर्व में आपको बिहार सीमा साझा करता है। और यही बंगाल है जिससे बिहार अलग हुआ था उस उड़ीसा और झारखंड के साथ, जिसमें से उड़ीसा भी अलग हुआ, झारखंड भी अलग हुआ और बिहार एक राज्य के रूप में गठन हुआ था। उड़ीसा अलग हो गया था तो बिहार राज्य के रूप में गठन हो गया था। उसके बाद आपको नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड भी अलग हो गया था। तो उत्तर में नेपाल है, उसके बाद आपको पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये सीमा साझा करता है अलग अलग राज्यों के साथ। इसमें से एक देश है और 3 क्या है, तो राज्य है। ये 3 भारतीय राज्य हैं और इनमें से एक जो नेपाल है वो देश है, ठीक है। तो उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, उसके बाद दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। फिर है हमारा अगला, बिहार राज्य की सीमा से लगे राज्य। यानी बिहार जो राज्य है उसके सीमा से कौन कौन से लगे राज्य हैं। देखिए, सबसे पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड। यहाँ पे चर्चा हुआ है कि पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में क्या है, झारखंड है, पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो यही बात यहाँ पे है कि बिहार राज्य की सीमा से लगे राज्य, यानी बिहार राज्य है उसके सीमा से कौन कौन राज्य जो है वो सटे हुए हैं। तो एक पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे पॉइंट, बिहार की सीमा से सटा एकमात्र देश। यहाँ पे क्या करें, बिहार की सीमा से सटा एकमात्र देश। तो आंसर क्या होगा आपका, नेपाल, जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। अब एक क्वेश्चन से आपको दोनों बन गया। सीमा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। वही है बिहार राज्य की सीमा से लगे राज्य। यहाँ पे 3 राज्य हैं, एक देश है। आपको पहले से पता है कि नेपाल क्या है, राज्य देश है और ये तीनों राज्य है। तो यहाँ पे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अगर ये याद हो गया तो 2 क्वेश्चन आपका क्लियर है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। और तीसरा पॉइंट है बिहार की सीमा से सटा एकमात्र देश। तो एकमात्र देश कौन है, वो आपको नेपाल है, जो उत्तर दिशा में स्थित है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको क्लियर करते चलिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है नेपाल की सीमा से लगा जिला। यानी जो नेपाल देश है उसके सीमा से कौन कौन सा बिहार का जिला आपको लगा हुआ है, यानी सीमा साझा करता है। तो वो संख्या है 7, ठीक है। यानी नेपाल जो देश है उससे 7 ऐसा जिला है बिहार का जो सीमा साझा करता है। एक है, पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, 5वां है सुपौल, छठा है अररिया और 7वां है किशनगंज, ठीक है। ये 7 ऐसे जिले हैं जो क्या करता है, आपको नेपाल से सीमा सटा हुआ है इसका, ठीक है। यानी नेपाल इसके बगल सीमा, यानी सीतामढ़ी का जो सीमा है, मधुबनी का जो सीमा है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण का जो सीमा है उससे सटा हुआ क्या है, तो आपको नेपाल देश है।
पहला है नेपाल की सीमा से लगे 7 जिले हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण भी है, पूर्वी चंपारण भी है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, उसके बाद आपको अररिया है, किशनगंज है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले, यानी पश्चिम बंगाल की सीमा से जो कितना मतलब कितना जिला लगा हुआ है, तो 3 जिला है। ठीक है, जो आपको पश्चिम बंगाल की सीमा का साझा करता है। पहला है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया और तीसरा है कटिहार। ये 3 जिले ऐसे हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 जिले ऐसे हैं जो आपको पश्चिम बंगाल की मतलब सीमा साझा करता है बिहार से। उसके बाद है तीसरा पॉइंट देखिएगा, झारखंड की सीमा से लगे जिले। तो झारखंड से 8 जिले ऐसे हैं, मतलब झारखंड से सटा हुआ 8 जिला है जो आपको बिहार में जो सीमा साझा करता है। पहला है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। ये 8 जिले हैं जो है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। ये 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड से बिहार का आपको मतलब बिहार का झारखंड से सीमा साझा करता है एक जिले के रूप में। ठीक है, ये तीनों पॉइंट अच्छे से देख लीजिएगा। ये तीनों आपको मतलब जिला है, एक इसमें देश है और दूसरा एक है आपको पश्चिम बंगाल, ये राज्य है भारत का। उसके बाद झारखंड जो है वो भी राज्य है भारत का। और भारत में कुल 28 राज्य आपको पता है, जिसमें से आपको पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा 3 राज्य हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। झारखंड की सीमा से लगा 8 राज्य हैं, 8 जिले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। और वहीं पे नेपाल से सटा हुआ आपको 7 जिला है, जिसमें है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से रिवाइज कीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कर रहा है। तो अगला पॉइंट है, वहां पे आपको नेपाल हो गया था, पश्चिम बंगाल हो गया था और झारखंड हो गया था। अब उत्तर प्रदेश बचा हुआ है, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में भी कितना जिला आपको मतलब साझा करता है उत्तर प्रदेश के राज्य से सीमा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा जिला, ठीक है, यानी कितना साझा करता है, तो 8 करता है। 8 जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश की आपको सीमा साझा करता है राज्य से। पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है रोहतास, तीसरा कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। ये 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसे क्या करता है, तो आपको सीमा साझा करता है। पहला है पश्चिमी चंपारण, रोहतास, कैमूर, आपको बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, उसके बाद हो गया सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया। ये सभी जिले हैं जो क्या करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राज्य से मतलब उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से साझा करता है बिहार का जिला। अब है हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सबसे उत्तरी जिला बिहार का कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण जो है, यानी पश्चिम चंपारण जो जिला है वो सबसे उत्तरी जिला है बिहार राज्य का। दूसरा है फिर है सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे दक्षिणी जिला हम गया को कहते हैं। गया जो जिला है उसको सबसे दक्षिणी जिला कहा जाता है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछेगा तो कैमूर को कहा जाता है। और सबसे पूर्वी जिला कहा जाता है किशनगंज या कटिहार भी इसमें आता है। ठीक है, कटिहार को भी क्या कहा जाता है, तो सबसे पूर्वी जिला कटिहार हो गया या किशनगंज हो गया, ये दोनों जो है इनको सबसे पूर्वी जिला की श्रेणी में रखा गया है। सबसे उत्तरी जिला कहेंगे तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सबसे अगर आपको दक्षिणी जिला कहेंगे तो गया हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला कहेंगे तो कैमूर हो जाएगा। और सबसे पूर्वी जिला कहेंगे तो किशनगंज और कटिहार हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं कि बिहार और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। बिहार और जो नेपाल है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है, तो वो है 729 किलोमीटर। ठीक है, 729 किलोमीटर जो है वो बिहार और नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई। ये है आपको बिहार और नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई जो है 729 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला पूछेगा तो गया, पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और कटिहार। तो आप लोग इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में अच्छा से इसको नोट भी कीजिएगा। चलिए बिहार करंट अफेयर में अगला हमारा टॉपिक है बिहार की नदियाँ। अब हम बिहार की नदियाँ के बारे में जानते हैं कि बिहार में किस प्रकार की नदियाँ हैं और कैसे निकलती हैं, उनका उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, देखिए बिहार के मध्य भाग में बहने वाली नदी, यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार के, हम जो यहाँ पे आ रहा है बस उसको भी क्लियर करते चलते हैं। जब हम पढ़ेंगे बिहार, जब हम बिहार खत्म करेंगे, यानी यह सामान्य जो परिचय खत्म करेंगे, उसमें आपको 2 क्लास के लिए MCQ लाएंगे, उसमें आपको पूर्णवत बताएंगे क्या कहते हैं, किस हिसाब से कौन सी नदी है और किस धारा से बहती है। ठीक है, तब तक हम जो इसमें आ रहा है उसको भी हम करते चलते हैं। और
बाद में इसका विश्लेषण होगा। देखिए बिहार पॉइंट है, बिहार के मध्य भाग में बहने वाली नदी तो है गंगा। गंगा है जो बिहार में क्या होता है, मध्य भाग में इसका मतलब बहन है। फिर है बिहार में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या तो 12 है, यानी 12 ऐसे जिले हैं जो गंगा से सटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है बिहार में गंगा की लंबाई तो 445 किलोमीटर और सर्वाधिक पटना 99 किलोमीटर। एक पटना में ही इसका क्या है, तो आपको और जिलों में बटा हुआ है, पर पटना जिला में 99 किलोमीटर इसका क्या है, तो आपको लंबाई है गंगा का। बिहार में गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर और सर्वाधिक स्तर पर 99 किलोमीटर पटना में इसका बहाव है। ठीक है, अगला है बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल है आपको अमरकंटक की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं पे इसका क्या है, उद्गम स्थल है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो सोन नदी है, याद रखिएगा। बहुत लोग कोसी मार देते हैं, कोसी इसका राइट आंसर नहीं है, सोन होगा। ठीक है, अब है सोन नदी गंगा से मिलती है पटना में। सोन नदी कहाँ मिलती है, तो पटना में बक्सर के पास मिलती है। ठीक है, उसके बाद है फिर सोन नदी प्रवेश करती है, यानी सोन नदी जो है बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो रोहतास जिला जो है वहीं से प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे आ गया, उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश, यानी यह उद्गम कहाँ होता है, तो सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक के पहाड़ी पर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, वहीं से इसका उद्गम होता है। और बिहार में मिलता है रोहतास जिला से और यह गंगा में मिलता है पटना से, पटना में, इसलिए यह सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, उसके बाद है बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का जो शोक है वो आपको कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसे आप क्लियर कर लीजिए और अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में इसको जरूर नोट कीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ थोड़ा सा नदी जोड़ परियोजना पढ़ेंगे और थोड़ा सा नदी का परियोजना पढ़ेंगे। देखिए अगला पॉइंट है बिहार की पहली नदी जोड़ योजना। नदी जोड़ योजना क्या है, तो कोसी और मोची का जो है वो आपको पहली नदी जोड़ योजना, कोसी मेची जो बिहार परियोजना है वो आपको क्या है, तो बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है। ठीक है, कोसी मेची, तो याद रखिएगा कोसी मेची जो है बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है। उसके बाद है अगला पॉइंट बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है। ठीक है, बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपको सोन परियोजना। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना तो सोन परियोजना, और डायरेक्ट पहली नदी जोड़ योजना तो कोसी और मेची योजना, नदी जोड़ योजना। अब देखिएगा तीसरा बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना तो ये है कोसी परियोजना। ठीक है, कोसी परियोजना क्या है, तो बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। अब है बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश हुआ था, यानी बिहार में कोसी परियोजना का स्थापना कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 ईस्वी में ही क्या हुआ था, तो बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश हुआ था। ठीक है, उसके बाद है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की, यानी बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो वो है गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सा है, तो वो है आपको क्या है, गंडक परियोजना। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था, तो बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश याद रखिएगा, बिहार में जो श्री गणेश हुआ था 1954 में हुआ था। और यहीं पे बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना पूछेगा तो कोसी परियोजना हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना पूछेगा तो सोन परियोजना हो जाएगा, पहली नदी जोड़ योजना पूछेगा तो कोसी और मेची नदी जोड़ योजना हो जाएगा। और गंडक को नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है। ठीक है, शालिग्राम क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, शालिग्राम कहा जाता है गंडक को नेपाल में। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है शालिग्राम कहा जाता है गंडक को नेपाल में। नेपाल में गंडक को क्या कहा जाता है, तो शालिग्राम कहा जाता है। इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबको अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे है राजनीतिक परिचय। ठीक है, राजनीतिक परिचय में हम देखेंगे पहला है विधानमंडल। विधानमंडल हमारा द्विसदनीय है, बिहार का विधानमंडल क्या है, तो द्विसदनीय है।
पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद, यानी दो सदनों का विधान मंडल है हमारे बिहार में। पहला है विधानसभा, विधान परिषद दूसरा है। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 243, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो है 40 बिहार में, राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो बिहार में है 16 है, और लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो है वो आपको 6 सीट है। ठीक है, तो बिहार में कैसा आपको विधानमंडल है, तो द्विसदनीय है, विधानसभा विधान परिषद। ठीक है, जिस प्रकार राज्य देश स्तर पर है लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार विधानसभा और विधान परिषद यहाँ पे विधानमंडल में है, द्विसदनीय वाला है। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की संख्या यानी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या यानी विधान परिषद में बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है। फिर है राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो बिहार में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। ठीक है, उसके बाद है लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, यानी लोकसभा जो लोकसभा है उसमें अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो वो कुल है 6। ठीक है, 6 सीटें जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से क्लियर कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब अगला क्या करा है, विधानसभा में अगला विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। ठीक है, लोकसभा में 6 था और विधानसभा में कितना है, तो 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। उसके बाद है क्वेश्चन है विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितना है, तो वो है 2। ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित जाति पूछेगा तो 38 हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो 2 सीट होगा विधानसभा में। आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपका राजनीतिक जो परिचय है ये समाप्त हुआ। चलिए अब हम अगला देखते हैं, थोड़ा सा प्रशासनिक परिदृश्य पर, यानी बिहार का जो प्रशासन है वो किस प्रकार गठित है, अब हम उस पर थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखिए राज्य का उच्च न्यायालय, तो राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है, तो पटना में स्थित है और इसका स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। इसका स्थापना बहुत जगह पूछा जाता है कि बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। और बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था आपको बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना। ठीक है, बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले, तो 38 जिले। 38वां जिला अरवल है और प्रस्तावित किया गया है 39वां जिला, प्रस्तावित 39वां जिला, याद रखिएगा प्रस्तावित है 39वां जिला बाढ़। ठीक है, आपको बाढ़ कहते हैं, प्रस्तावित है 39वां जिला के रूप में। और अभी कुल मिलाकर 38 जिले हैं बिहार राज्य के अंदर में। ठीक है, बिहार राज्य में कितने जिले हैं, तो आपको 38 जिले हैं और वहीं पर प्रस्तावित 39वां जिला है जिसका नाम है आपको बाढ़। और राज्य का उच्च न्यायालय है आपको 3 फरवरी 1916 को गठित हुआ था, पटना उच्च न्यायालय। अनुमंडलों की संख्या यहाँ पे 101 है, प्रखंड की संख्या 534 है, प्रमंडल 9 है जिनमें है कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। ठीक है, प्रमंडल कितने हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। बिहार में 9 प्रमंडल बांटे गए हैं, जिसमें एक है कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया, ये सभी प्रमंडल है। प्रखंड 534 है बिहार में। अनुमंडलों की संख्या 101 है। ठीक है, अब पंचायतों की संख्या 8406 है। बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितने हैं, तो 8406 है। पुलिस थाना कुल है 1212 और महिला थाना है कुल 40। तो आप इसको क्लियर कर लीजिए और अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगला देखते हैं, हमारा अगला क्या है प्रशासनिक दृश्य में, तो महानगर की संख्या 1 है और वह महानगर पटना ही है। ठीक है, नगर निगम की संख्या 19 है, नगर परिषद बिहार में 88 है, नगर पंचायत 154 है, शहरों की संख्या आपको 199 है। और बिहार में शहरों की संख्या का दर, ठीक है, बिहार में शहरीकरण की दर जो है वो 15.3% ही है। कितना है, 15.3% है। बिहार में शहरीकरण की दर 199 शहरों की संख्या है बिहार में। गांवों की संख्या 3973 है, जिसमें आपको शहरों की संख्या यहाँ पे कम है और गांवों की संख्या यहाँ पे अधिक है बिहार में। ठीक है, शहरीकरण की दर ही है 15.3%। नगर पंचायत 154 है कुल मिलाकर, नगर परिषद 88 है, नगर निगम 19 है और जो आपको महानगरों की संख्या है वो 1 है, पटना महानगर
इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आज का जो आपका क्लास है यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। यानी आज का जो सेशन है क्लास 2 यहाँ पे एंड हो गया क्लास 2। अब आएगा जो क्लास 3, उसमें आपको और अधिक चर्चा किया जाएगा प्राचीन इतिहास, उसके बाद प्राचीन इतिहास बिहार का, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास बिहार का, फिर आधुनिक इतिहास बिहार का। इस पर चर्चा हम क्लास 3 में करेंगे। क्लास 2 यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ, जिसमें हम प्रशासनिक परिदृश्य पढ़े, उसके बाद आपको राजनीतिक दृष्टिकोण पढ़े, उसके बाद आपको नदियाँ पढ़े, बिहार में नदियों की संख्या। इस पूरे प्रकरण को हम पढ़ लिए। क्लास 2 में हमारा ये इतना रहा, ठीक है। आपको क्लास 1 का और क्लास 2 का, ये दोनों का बिहार का एक अलग ही प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें आपको दोनों क्लास को डाला जाएगा। एक क्लास डाल दिया गया, एक क्लास आज डाल दिया जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो आप लोग सभी जाकर उसे अच्छा से देख लेंगे, क्लास 1 को भी देखेंगे, तब अच्छा से क्लास 2 भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।